नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिग एप्पल में। रीट 2022 और इसके बाद होने वाली जो इसकी मुख्य परीक्षा है, इसके अलावा जो आपका सेकंड ग्रेड की परीक्षा है, फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा है और राजस्थान बेस्ड और भी जो भी भर्ती परीक्षाएं हैं, तो उन सभी की दृष्टि से राजस्थान जीके जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की जीके से संबंधित आपके 6 से लेकर 10 तक की जो बुक्स चलती हैं, उसमें आपकी जो क्लास 7 वाली बुक है हमारा राजस्थान, उसके चैप्टर नंबर 7 का हम सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे और इसके जो भी इम्पोर्टेंट बिंदु हैं, जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पर नज़र डालेंगे और यही आपके जो है एमसीक्यू वन लाइनर के रूप में आते हैं। तो देखते हैं आपका चैप्टर नंबर 7 क्लास 7 की बुक हमारा राजस्थान से। तो ये है आपका आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान। ये राजस्थान में जो भी आंदोलन हुए हैं आज़ादी के दौरान उससे संबंधित है। राजस्थान में जो भी किसान आंदोलन आप पढ़ते हैं, जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन, अलवर का किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन और जो भी जनजातीय आंदोलन आप पढ़ते हैं उससे संबंधित है और किन किन महत्वपूर्ण लोगों ने भूमिका निभाई है जो है राजस्थान के आंदोलन से में जो मुख्य भूमिका निभाने वाले लोग हैं उनके बारे में ये है। तो इस चैप्टर को हम डिटेल में देखेंगे। तो इससे पहले जो इसका जो ओवरव्यू है एक हमेशा की तरह वो देख लेते हैं क्या क्या इस चैप्टर में हमको पढ़ने को मिलेगा। तो इसमें मिलेगा हमको राजस्थान के जो किसान आंदोलन है उस बारे में, बिजोलिया आंदोलन आप जानते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन जो है 44 साल तक चला था। मुख्य रूप से जो धाकड़ जाति है उन्होंने इसमें भूमिका निभाई थी। 3 चरणों में ये आंदोलन हुआ था, है ना, काफ़ी लंबा चला था, 44 साल तक चला था, 3 चरणों में चला है। बेगू किसान आंदोलन ये मेवाड़ का जो बेगू ठिकाना है वहाँ पे हुआ था और रूपा जी और कृपा जी 2 किसान थे जो इस आंदोलन के दौरान मारे गए थे। बूंदी किसान आंदोलन, बूंदी के बरड़ में नानक भील जो हैं बूंदी इस आंदोलन के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। अलवर किसान आंदोलन, अलवर का जो नीमू चना है उस जगह पे हुआ था और इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग कांड भी कहा जाता है, दूसरा जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है। सीकर किसान आंदोलन, इसकी चर्चा जो है लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी। ये पॉइंट्स हमको इस आंदोलन के दौरान पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा एक शेखावाटी किसान आंदोलन हम देखेंगे। जनजातीय आंदोलन में भील आंदोलन हम देखेंगे जिसका नेतृत्व किन्होंने किया था, गोविंद गुरु जी ने किया था। इन्होंने संघ सभा की स्थापना की थी और मानगढ़ पहाड़ी पे 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पे एक सभा बुलाई थी जिसमें काफ़ी लोगों को जो है गोली मारकर, अंग्रेजों द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। तो ये भी हम इसमें देखेंगे। मीणा जनजातीय आंदोलन, इसमें चौकीदार मीणा जो है इनसे संबंधित हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो क्या है ये चैप्टर में पढ़ेंगे हम। प्रजामंडलों के बारे में पढ़ेंगे। मारवाड़ प्रजामंडल जय नारायण व्यास जी पढ़ेंगे इसमें महत्वपूर्ण। जयपुर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल। नाम ध्यान रखेंगे। जयपुर प्रजामंडल में कर्पूर चंद्र और जमनालाल बजाज, मेवाड़ प्रजामंडल में बलवंत सिंह मेहता, बीकानेर प्रजामंडल में मागाराम वेद और लक्ष्मण दास पूछा जाता है ये, है ना। कोटा प्रजामंडल में नैनू राम, है ना। और प्रमुख जननायकों के रूप में गोविंद गुरु, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारट, विजय सिंह जी पथिक, सेठ दामोदर दास राठी, राव गोपाल सिंह खरवा, जोरावर सिंह बारट, प्रताप सिंह जी बारट, इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये एक ओवरव्यू हो गया हमारा कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो आइए वापस से आते हैं चैप्टर पे। देश में जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तब राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा। राजस्थान में अजमेर पर अंग्रेजों का सीधा आधिपत्य था। अजमेर मेरवाड़ा जो रियासत है उस पर अंग्रेजों का सीधा आधिपत्य था, है ना। शेष राजस्थान पर राजा महाराजाओं का शासन था, इसलिए यहाँ संघर्ष का स्वरूप थोड़ा भिन्न था। तो जो संघर्ष हुआ, अब अजमेर पे अंग्रेजों का आधिपत्य था, बाकी जगह राजा महाराजाओं का शासन था। तो अगर आदमियों का जो लोगों का जो टकराव होएगा वो ज़्यादातर किससे होएगा, राजा महाराजाओं या जो भी जागीरदार वगैरह हैं उनसे ही होगा। तो उस बारे में है यहाँ पे, इसलिए इसमें बोला है कि यहाँ का संघर्ष का स्वरूप थोड़ा भिन्न था। अंग्रेजों ने देशी रियासतों के कामकाज में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था, जिससे यहाँ के सामाजिक ताने बाने में बदलाव आया। इसके विरुद्ध यहाँ के किसानों व जनजातियों ने आवाज़ उठाई एवं संघर्ष किया। अंग्रेज लोग जो थे वो जो भी कर वगैरह लेते थे राजा महाराजाओं से वगैरह,
तो राजा महाराजा उनसे वो कर अपनी जनता से और जो जागीरदार वगैरह होते थे उनसे वसूलते थे। जागीरदार वगैरह जो थे वो कर अपने लोगों से और अपने जो किसान वगैरह थे उस जागीर में जो रहने वाले किसान वगैरह लोग वगैरह थे उनसे वसूल करते थे। तो ये इनके प्रकार ना अंग्रेज़ों को जो कर जाना है उसका प्रभाव किस पे पड़ा, आम लोगों पे, किसानों पे, है ना। तो इस तरह से लोगों या किसानों द्वारा या जनजातियों के द्वारा आवाज़ उठाई गई, संघर्ष किया गया। कालांतर में विभिन्न रियासतों में प्रजामंडलों की स्थापना हुई। प्रजामंडलों में लोगों ने राजनीतिक चेतना जागृत की एवं बाद में राजस्थान के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रजामंडलों की स्थापना हुई। प्रजामंडल ये आगे पढ़ लेंगे हम, पर प्रजामंडल प्रजा का मंडल, प्रजा का एक संगठन हुआ करता था। तो इस तरह के लोग उनमें भूमिका निभाते थे और मिलके एक संगठन बना के जो है वहाँ की कोई जागीर है, कोई ठिकाना है या कोई अंग्रेज हैं उनके खिलाफ जो है उस संगठन बना के विरोध प्रदर्शन किया करते थे। आगे है मध्यकाल में राजस्थान में जागीरदारों एवं किसानों के मध्य अच्छे संबंध थे। जागीरदार किसानों को अपनी जागीर में बसने के लिए प्रोत्साहित करते थे, परंतु अंग्रेजों एवं राजाओं के मध्य सहायक संधि होने के बाद अंग्रेजों ने राजाओं से नगद लगान वसूल करना प्रारंभ कर दिया। समझ रहे हैं आप, है ना। अंग्रेजों ने क्या राजाओं से नगद लगान वसूल करना प्रारंभ कर दिया। राजाओं ने ये राशि जमींदारों से एवं जागीरदारों ने किसानों से वसूल की। अंग्रेजों के साथ राजा जागीरदार ऐशो आराम में पड़ गए और ये भार किस पे डल गया, किसानों पे। उन पर लागतें बढ़ा दी गई, किसानों से बेगार ली जाने लगी। परेशान होकर किसानों ने विरोध में आंदोलन किए, जिनमें से जो ये आंदोलन है वो प्रमुख है। तो ये इस तरह के कुछ आंदोलन हुए हैं। बिजोलिया आंदोलन, भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय जो है मेवाड़ के बिजोलिया किसान आंदोलन को जाता है। इस आंदोलन की प्रमुख विशेषता ये थी कि 44 वर्षों तक चला एवं पूर्णतया अहिंसात्मक रहा। बिजोलिया जो कि वर्तमान भीलवाड़ा के जिले में स्थित है, तत्कालीन मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। ये आंदोलन धाकड़ जाति के किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया। और भी आप आंदोलन पढ़ेंगे ना तो उसमें जैसे अभी पढ़ा था हमने और भी में नानक भील है, इधर से क्या है रूपाजी कृपाजी इनकी मृत्यु हो गई थी, वो मानगढ़ पहाड़ी पे गोलियां चलाई गई थी। तो कोई ना कोई आंदोलन जो है किसी न किसी रूप में हिंसात्मक हो गया था। बिजोलिया किसान आंदोलन की विशेषता ये थी कि पूर्णतः अहिंसात्मक रहा, है ना। विरोध प्रदर्शन पूरा हुआ, सब कुछ मांगे बोली गई, बताई गई, मानी भी गई। तो पर वो ये सारा कुछ जो है अहिंसात्मक तरीके से रहा, है ना। ये आंदोलन धाकड़ जाति के किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया। ये आंदोलन मुख्यतः 3 चरणों में विभक्त था। प्रथम चरण जो है 1897 से लेकर 1914 तक, दूसरा चरण 1914 से लेकर 1923 तक और तीसरा चरण जो है 1923 से लेकर 1941 तक। टोटल 44 वर्षों तक ये आंदोलन चला। 1897 में राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से जो है 84, बिजोलिया जो एक जगह है भीलवाड़ा की, है ना, तो वहाँ की जनता से, वहाँ के जो जागीरदार वगैरह हुआ करते थे राव कृष्ण सिंह जी ने, वो 84 प्रकार की लागतें उनसे वसूल की जाती थी। तो किसानों के जो प्रतिनिधि नानजी व ठाकरी पटेल ने मेवाड़ महाराणा, जो ये राव कृष्ण सिंह जी जो जागीरदार थे ये भी किसके अंडर में आते थे, मेवाड़ के महाराणा के अंडर में आते थे। तो नानजी और ठाकरी पटेल ने मेवाड़ महाराणा से राव कृष्ण सिंह की शिकायत कर दी। तो नाराज राव यानी जो कृष्ण सिंह जी राव है नाराज हो गए। कुछ समय पश्चात इन्होंने जनता पे चौंगरी कर और लगा दिया। ऑलरेडी 84 प्रकार की लागतें तो इन पे लगा रखी थी, उसके अलावा चौरी कर और लगा दी। चौरी कर आपको पढ़ा ही होगा कि अगर किसी के भी घर में कोई लड़की का विवाह होगा तो उसको 5 रुपये टैक्स के रूप में देने पड़ेंगे। तो एक तो पहले ये किसान वगैरह जो है जो इतने कर लगा रखे हैं, इतनी जो लागतें लगा रखी है उसका विरोध कर रहे हैं, ऊपर से आपने एक नया कर और थोप दिया, है ना। तो किसानों ने इसका विरोध किया। किसानों के विरोध के बाद चौरी कर की लागत माफ़ कर दी गई और लगान में भी छूट दी गई। तो पहला चरण ये इस तरह से हो गया, है ना। राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद, सुनिएगा आप, राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद पृथ्वी सिंह जो नए जागीरदार बने ने जनता पर तलवारबंदी की लागत लगा दी। तलवारबंदी क्या होता था, जैसे भी कि कोई नया जागीरदार बनेगा, कोई नया कुछ पद पे बैठेगा तो उसके लिए एक कर लिया जाता था जिसको बोला जाता था तलवारबंदी, कि भाई मैं नया आया हूँ तो अपनी तरफ से एक नए आने की खुशी में मान लो या कैसे भी मान लो एक नया कर जनता पे थोपा जाता था। तो जनता को उसका विरोध करना ही था। तो किसानों ने साधु सीताराम दास
फतेहकरण चारण व ब्रह्मदेव के नेतृत्व में राव की इस कार्रवाई का विरोध किया। इस आंदोलन के दौरान विजय सिंह पथिक जी है ना, जो दूसरे चरण से साथ आए थे, विजय सिंह पथिक जी ने सन 1917 में ईस्वी में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। उनको माणिक्यलाल वर्मा का भी साथ मिला। किसानों ने पथिक जी के नेतृत्व में आंदोलन जारी रखा। कृष्णराव जी का हुआ, फिर पृथ्वी सिंह जी ने नया टाइप के कर लगा दिए, तो कंटिन्यू ये जो है आंदोलन चलता रहा। किसानों ने शांतिपूर्वक सत्याग्रह किया, गिरफ्तार होते रहे। आंदोलन के तीसरे चरण में, अब हम पहुंच गए हैं तीसरे चरण में, इसमें का नेतृत्व किया जमनालाल बजाज जी ने, है ना। जमनालाल बजाज ने आंदोलन का नेतृत्व किया। सन 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री राघवाचार्य, है ना, मेवाड़ के प्रधानमंत्री, ये आप नवाज जो चैप्टर आएगा ना आपका, जो कुछ रियासतें थी उनमें प्रशासनिक अधिकारी रहते थे, वहाँ पे इनका आएगा। तो मेवाड़ के प्रधानमंत्री राघवाचार्य के आदेश से तत्कालीन राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता बिजोलिया गए। इन्होंने किसानों से समझौता करके उनकी जो ज़मीनें छीन ली गई थी उनको वापस दिलवाया और एक लंबे संघर्ष के बाद आंदोलन समाप्त हुआ। अंजना देवी चौधरी नाम याद रखना है, रमा देवी, नारायणी देवी जैसी महिला नेत्रियों ने भी इस आंदोलन में अपना सहयोग दिया। बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, आप अभी चैप्टर पढ़िए, फिर जैसे डिटेल में अभी आप इसको पढ़ेंगे जो भी आपकी और एसएसटी के बुक्स हैं, गाइड वगैरह से, तो ये जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये आपकी मदद करेंगे, है ना। तो ये इस प्रकार से आपका जो है बिजोलिया किसान आंदोलन हो गया। 3 चरणों में था। धाकड़ जाति के किसानों ने किया था। पहले चरण में आपको पता है ये चौरी कर लगा, है ना। नानजी ठाकरे पटेल जी ने इनकी मेवाड़ महाराणा से शिकायत कर दी थी। तलवारबंदी पृथ्वीकरण जी नेतृत्व इनका साधु सीताराम दास ने, फतेहकरण चारण ने, ब्रह्मदेव ने। तो इस तरह के जो दूसरे चरण में विजय सिंह पथिक ने ऊपर माल बोर्ड की स्थापना की गई, है ना। तीसरे चरण में जमनालाल बजाज जी, और तीसरे चरण में राघवाचार्य जी के आदेश से ज़मीनें वापस की गई। और जो महिलाएं थीं, अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायणी देवी वर्मा, इनका सहयोग रहा इस आंदोलन में। तो इस तरह के ये जो इसके हाईलाइट पॉइंट हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के, ये आपको ध्यान रखना है। चौरी कर इंपॉर्टेंट है, तलवारबंदी इंपॉर्टेंट है, क्या होता है बता दिया आपको, है ना। और कौन कौन से चरण में किस किस ने आंदोलन का नेतृत्व किया, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे है बेगू किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन की सफलता से उत्साहित होकर मेवाड़ के बेगू ठिकाने में भी किसानों ने जागीरदारों के अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। किसान जो है मैनाल नामक, भीलवाड़ा में पड़ता है, भीलवाड़ा से चित्तौड़ की तरफ जाते हैं ना अपन, तो उधर पड़ता है ये मैनाल नामक जगह। यहाँ पे नामक स्थान पर किसान एकत्रित हुए और विजय सिंह पथिक जी से नेतृत्व करने का आग्रह किया। पथिक जी अपने जो बिजोलिया वाला था वहाँ पे व्यस्त थे। पथिक जी के आदेश से रामनारायण चौधरी ने किसानों का नेतृत्व किया। लंबे संघर्ष के बाद किसानों एवं राजा अनूप सिंह, जो इस बेगू ठिकाने के वो थे राजा, अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ, जिसे मेवाड़ सरकार, ध्यान देना, जिसे मेवाड़ सरकार, भाई बेगू वगैरह जो भी है ठिकाने हैं, तो यहाँ के जागीरदार हैं अनूप सिंह जी, पर जो शासक हैं वो तो मेवाड़ ठिकाना, वो सॉरी मेवाड़ सरकार है ना। तो मेवाड़ सरकार वो रेजिडेंट ने मानने से मना कर दिया। अंग्रेज़ों के अधीन थे ये मेवाड़ रियासत, और मेवाड़ रियासत के अधीन जो थे जागीरदार थे अनूप सिंह जी और किसानों में समझौता हो गया। पर उस समझौते को किसने नहीं माना? मेवाड़ सरकार ने नहीं माना। जो वहाँ पे रेजिडेंस था, जो अंग्रेज थे, उन्होंने नहीं माना। सरकार ने जांच हेतु एक रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच को भेजा। किसको भेजा कि भाई जांच करके आओ वगैरह, ये जो इनमें समझौता हुआ है वगैरह, ये क्या है, क्या बात है वगैरह, इस के लिए ट्रेंच को भेजा। रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच ने गोविंदपुरा में एकत्र, ये ट्रेंच भाई साहब आए, इन्होंने वो तो देखा ही नहीं क्या बात है क्या चीज़, आते ही किसानों पे गोलियां चलाने, जो गोविंदपुरा में एकत्र किसान थे उन पे गोलियां चला दी, गांव वालों को जलाने का आदेश दे दिया, है ना। गांव को जलाने का आदेश दे दिया। रूपाजी कृपाजी धाकड़ घटनास्थल पर ही मारे गए। अब जो है स्वरूप बदल गया, आंदोलन का स्वरूप बदल गया। आंदोलन जो है हिंसात्मक स्थिति पे पहुंच गया है ना।
ये अंग्रेज लोग जो है हमेशा हर जगह इन्होंने ऐसा ही किया। तो कई किसान जो घायल हुए, गिरफ्तार हुए, अंत में प्रशासन को झुकना पड़ा। 53 में से 34 लागतें समाप्त की गई व बेगार पर रोक लगाई गई। तो इस तरह से ये बेगू किसान आंदोलन का स्वरूप है। मेवाड़ के बेगू ठिकाने में हुआ। वहाँ का जागीरदार कौन था? राजा अनूप सिंह था। अनूप सिंह और किसानों में समझौता हुआ, जिसको किसने नहीं माना? मेवाड़ सरकार ने नहीं माना, रेजिडेंट ने नहीं माना। अपना ऑफिसर भेजा ट्रेंच, वो ट्रेंच जी आए, लोगों पे गोलियां चला दी, किसानों पे गोलियां चला दी और रूपा जी कृपा जी मारे गए। तो बाद में फिर प्रशासन झुका और 53 में से 34 लागतें जो है समाप्त कर दी गई। ये है बूंदी किसान आंदोलन। सन 1926 में पंडित नैनूराम, रामनारायण चौधरी एवं हरि भाई किंकर के नेतृत्व में बूंदी के किसानों ने भी लाग बाग, ये जो आपका लगान वगान लिया जाता था, भूमि कर लिया जाता था, उसके अलावा भी बहुत सारे तरह के कर थे, है ना, बहुत सारी तरह की लागतें, बहुत सारी तरह के कर लिया जाते थे। तो इन सबको लाग बाग के नाम से जाना जाता है। और बेगार, बेगार का मतलब कि आप मजदूरी करो, हमारे खेत में मजदूरी करो, घरों में मजदूरी करो, पर आपको जो है कोई तनख्वाह, कोई पैसा वगैरह उसके बदले नहीं दिया जाएगा, तो वो होती है बेगार। तो लाल बाग और बेगार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा बूंदी किसान, मतलब किसानों पे कितना अत्याचार हुआ है शुरू से। बूंदी के बरड़ में पुलिस ने एकत्र किसानों पर गोली चला दी, जिससे घटनास्थल पर ही नानक जी भील की मृत्यु हो गई। ये भी आंदोलन हिंसात्मक हो गया, है ना। अनेक स्त्रियां व बच्चे भी घायल हुए। बूंदी राज्य सरकार द्वारा 1943 में किसान, फिर बूंदी पे जो भी शासक हुआ करते थे उन पे उन्होंने 1943 में किसानों की मांगें स्वीकार कर ली कि यार किसी की मौत हो चुकी है, लोग घायल हो चुके हैं, अब ये है कि ज़्यादा लोग विरोध में ना आ जाएं, सब कुछ ही ख़त्म न कर दें। तो किसानों की मांगें स्वीकार करने पे आंदोलन की समाप्ति हुई। आगे है अलवर किसान आंदोलन। ये अलवर की नीमूर चढ़ा नामक जगह पर हुआ। अलवर राज्य में जंगली सुअर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। किसानों ने 1921 में सुअर मारने की अनुमति को लेकर आंदोलन किया, जिसको नहीं माना, जिसको नहीं मान रहे थे जंगली सुअर को। भाई अब आप पूछोगे कि यार ऐसा क्यों? क्या जो राजे महाराजे वगैरह हुआ करते थे, इनको शिकार का शौक हुआ करता था, और जंगली सुअर जो है शिकार के रूप में काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो कि नॉर्मल लोग इसको नहीं मारेंगे। और कुछ जगहों पे तो मतलब आपको पता है, बोलने वाली बात नहीं है, कुछ जगहों पे जंगली सुअर को खाया जाता है शिकार करके। तो ये है कि ये आम लोग इसको नहीं मारेंगे, इस तरह का आदेश हुआ करता था। तो उसको लेके भी वो तो जो जंगली सुअर है वो तो किसान की फसल को बर्बाद कर रहा है, किसान को तो आंखों में आंसू आ रहे हैं अपनी फसल को ख़राब होते हुए देख के, तो वो तो मांगेंगे अनुमति इस बात की। तो इस बात को लेकर ये जो है आंदोलन हुआ। सन 1925 में अलवर महाराजा जयसिंह द्वारा की गई लगान वृद्धि के विरुद्ध किसानों ने नीमूचढ़ा गांव में एक सभा का आयोजन किया। सभा पर गोली चलाने से सैकड़ों किसान, स्त्रियां और बच्चे मारे गए। अनेक घरों को जला दिया गया, अनेक पशु जलकर मर गए। गांधी जी ने इस घटना की आलोचना करते हुए इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा है। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता है 1919 में हुआ था। तो ये 1925 की बात है ना। और आप तो इसको क्या संज्ञा दी गई? जलियांवाला हत्याकांड, राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड जो है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये संज्ञा दी गई। क्योंकि आपको ये जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है तो पहले हो गया था 1919 में। एक आपका जो है गोविंद गुरु के नेतृत्व में वो मानगढ़ पहाड़ी पे भी लोग जुटे हुए थे, सभा कर रहे थे। तो बहुत सारे लोग जो है राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड उसको समझ जाते हैं, क्योंकि उसमें तो जो है करीब 1300 से ज़्यादा लोग मरे थे। पर वो 1913 की घटना है, तब तक जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ ही नहीं था, है ना। इसलिए उसको संज्ञा नहीं दी जा सकती, क्योंकि जब तक ये शब्द जो है जलियांवाला बाग ये आया ही नहीं था, ये तो आया ही 1919 में है, ठीक है। हालांकि सबसे जो है इनसे भी बड़ा जो है वो रहा है, आप बुक्स में पढ़ेंगे इस बात को, है ना। तो राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड ये आपके आ चुका है अभी वाली इसमें रीट में क्वेश्चन आया था, है ना। सीकर किसान आंदोलन। सीकर जो है जयपुर राज्य का बड़ा ठिकाना था। ठाकुर कल्याण सिंह ने पूर्व ठाकुर की मृत्यु पर हुए खर्चे के लिए लगान में वृद्धि कर दी। कल्याण सिंह जी ने, उनसे पहले जो ठाकुर थे, उनकी मृत्यु के लिए कुछ भोज वगैरह इस तरह का खर्चे किए होंगे, तो उसके खर्चे को वसूलने के लिए लगान में वृद्धि कर दी गई। वर्षा की कमी होने पर लगान की दरें कम नहीं की, उल्टा बढ़ा दी गई, है ना। तो किसानों ने इसका विरोध किया। ठिकानेदार ने जो थे कल्याण सिंह जी, ठिकानेदार ने निर्मम अत्याचार किए, किंतु किसान हताश नहीं हुए। किसानों ने शांतिपूर्ण
प्रदर्शन पर किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर गोलियां चलाई गई। इस आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई, जो जहाँ पे लंदन जो है ब्रिटेन का जो राजधानी है, तो वहाँ का कोई सभागार वगैरह रहा होगा, वहाँ पे भी इसके बारे में बातचीत की गई थी। तो ये पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। जयपुर राज्य की मध्यस्थता के बाद, है ना, सीकर जो है किसका ठिकाना था, जयपुर का ही था। तो जयपुर राज्य की मध्यस्थता के बाद बंदोबस्त सुधार के लिए किसानों को आश्वस्त करना पड़ा, लगान में भी कमी करनी पड़ी। सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह और पृथ्वी सिंह गोठड़ा इस आंदोलन से जुड़े हुए प्रमुख नेता थे। तो सीकर किसान आंदोलन के बारे में 2-3 बातें आपको याद रखनी है। ठाकुर कल्याण सिंह, इन्होंने पूर्व ठाकुर की मृत्यु के खर्चे के लिए लगानवर्दी की, है ना। जो किसान थे उन पे अत्याचार किए। लंदन के हाउस ऑफ कॉमन में इस किसान आंदोलन की चर्चा हुई और इसके जो मुख्य नेता थे कौन थे, सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह और पृथ्वी सिंह गोठड़ा। आगे शेखावटी किसान आंदोलन। शेखावटी के किसानों ने भी मनमानी लगानवर्दी के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। चिड़ावा में मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन किया। नवलगढ़, मंडावा, डूंडलोद, बिसाऊ, मालासर के किसानों ने लगान देने से साफ मना कर दिया। मालासर के ठिकानेदार ने किसानों की बेरहमी से पिटाई करवाई। डूंडलोद ठाकुर ने भी किसानों पर निर्मम अत्याचार किए। हालांकि जयपुर राज्य ने जागीरदारों एवं किसानों के बीच समझौता करने के कई प्रयास किए, किंतु यहाँ का स्थायी समाधान जो है आज़ादी के बाद ही हो पाया। तो ये था आपका शेखावटी किसान आंदोलन। अन्य किसान आंदोलन जो है 45 में चंडावल ठाकुर ने लाठी और भालों के प्रहार से किसान आंदोलन को कुचलने का प्रयास किए। इसी तरह 47 में डाब में लगान लागबाग बेगा के विरुद्ध लगभग 600 किसान ठिकानेदार के पास गए, तो उसने बंदूकें, तलवारें, भाले चलवाए, जिससे कई लोग हताहत हुए। एक मूवी है अमिताभ बच्चन की, वो आज का अर्जुन, है ना। और भी कई मूवियाँ हैं जिनमें, जैसे जो करण अर्जुन मूवी है ना, सलमान खान, शाहरुख खान की। तो इसमें जो है ये ठिकानेदार या जागीरदार, है ना, लोगों पे बहुत सारे कर वगैरह लाद देते थे और बाद में किसानों से उनकी वसूली के लिए उन पे बेरहमी से अत्याचार किए जाते थे। इनके बारे में है, तो हमको पिक्चरों में भी जो है इस तरह की चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो आप वहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से, हालांकि पिक्चराइजेशन एक अलग बात होती है, पर आप समझ सकते हैं मतलब किस तरह का वातावरण रहता है। तब जाके किसानों को, जिसका काम खेती है, वो खेती छोड़ के उसे आंदोलन करने के लिए उतरना पड़ता है, मजबूर होना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब है जनजाति आंदोलन, जो जाति विशेष से संबंधित रखती हैं, वो उस तरह के आंदोलन। राजस्थान में भील, मीणा, गरासिया आदि जनजातियां प्राचीन काल से निवास करती आई है। दक्षिणी राजस्थान में भीलों का बाहुल्य रहा है। मेवाड़ के राज चिन्ह में भी इनका चित्र अंकित रहता है। भील जो है बहुत बहादुर जाति बताते हैं और दक्षिणी राजस्थान में जो है बहुत बहुलता से मिलती है। जयपुर एवं आसपास के क्षेत्र में मीणा जाति का बाहुल्य है, परंतु समय के फेर से बहादुर जातियाँ, बताया ना मैंने, मीणा जाति है, भील जाति है, बहादुर जातियों के रूप में प्रचलित रही है। इधर से गुर्जर हैं वगैरह हैं, परंतु समय के फेर से बहादुर जातियाँ सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गई। अंग्रेजी काल में इसका भारी शोषण हुआ। अंग्रेजों काल में इनका जनजातियाँ थी, भारी शोषण हुआ इनका। उस काल में कुछ जनसेवकों एवं समाज सुधारकों ने इन्हें जागृत किया। भील आंदोलन। भीलों में जागृति की विचारधारा का प्रसार करने में गोविंद गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन्होंने संत सभा की स्थापना की। गोविंद गुरु ने बेगार व अनुचित लागतें न देने के लिए भीलों को जागृत किया। और सन 1913 में, है ना, मानगढ़ पहाड़ी पर आश्विन सुदी पूर्णिमा को संत सभा का अधिवेशन हो रहा था। तब अंग्रेज सेना ने पहाड़ी को चारों तरफ से घेरकर गोलियां चलाई। घटनास्थल पर ही हजारों आदिवासी मारे गए, घायल हुए। इसे भगत आंदोलन भी कहा जाता है। आदिवासी, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ये जो पहले हो गया था जलियांवाला कांड से, तो इसलिए इसको वह संज्ञा नहीं दे सकते अपन, है ना। तो ये भील आंदोलन है, गोविंद गुरु, समसभा, मानगढ़ पहाड़ी 1913, अश्विन सुदी पूर्णिमा, भगत आंदोलन, और अंग्रेजों सेना ने घेर कर बहुत सारे आदिवासियों को मार दिया, है ना। आदिवासी जातियों के दूसरे मसीहा मोतीलाल तेजावत थे। ये एक ही आंदोलन के प्रणेता थे, इस बारे में, है ना। आदिवासी जातियों के दूसरे मसीहा मोतीलाल तेजावत थे।
चित्तौड़गढ़ के मातरकुंडिया, राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है ना, चित्तौड़ का मातरकुंडिया, मेवाड़ का भी हरिद्वार कहलाता है और राजस्थान का भी हरिद्वार कहलाता है। चित्तौड़ के मातरकुंडिया में तेजावत ने किसानों व आदिवासियों को बेगार, लगान, अत्याचार आदि के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान किया। आंदोलन को गति देने के लिए एकता पर बल दिया, इसलिए इसी एक ही आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, एक ही आंदोलन को गति देने के लिए हजारों आदिवासी उदयपुर में एकत्रित हुए। महाराणाओं को 21 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया। किस आंदोलन में? एक ही आंदोलन में 21 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया। इस मांग पत्र को मेवाड़ की पुकार कहा गया। इंपॉर्टेंट, महाराणा ने तत्काल 18 मांगे मान ली। देवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भी भीलों को संगठित करने का क्षेत्र भोगीलाल पंड्या व हरिदेव जोशी को जाता है। तो इन्होंने क्या है, आदिवासी समुदाय के लिए काम किया। ये भोगीलाल पंड्या जी को अपन ने पढ़ा था, वागड़ का गांधी कहा जाता है इनको, है ना। आगे है मीणा जनजाति आंदोलन। मीणा जनजाति के एक वर्ग को अंग्रेजी शासन ने शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी दे रखी थी। ये मीणा चौकीदारी करते एवं बदले में गांव वालों से चोट वसूला करते थे। जैसे अपने कोई गार्ड वगैरह रहता है ना, जैसे मोहल्ले में कोई रात में वो टहलते रहते हैं, गश्त करते रहते हैं, तो आवाज़ भी लगाते हैं जागते रहो। फिर महीने के एंड में वो 10, 20, 30 रुपये जो भी लेने आते हैं तो हम उनको देते हैं। तो एक वो इसी तरह से ये जो मीणा जनजाति थी तो इनको चौकीदारी का काम दिया हुआ था और गांव वाले ही हर घर से इनको कुछ ना कुछ पैसा मिलता था और बदले में ये चौकीदारी का काम करते थे। तो बाद में हुआ क्या, ये मीणा चौकीदार मीणा कहलाए। राज्य में होने वाली चोरी डकैती के लिए अक्सर इन्हीं को जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। कहीं पे कोई चोरी होगी तो इनको जिम्मेदार माना जाने लगा कि बोले तुम चौकीदार कर रहे थे या तो तुम उनके साथ मिले हुए होंगे। इस तरह के इन पर इल्ज़ाम लगाए जाने लगे। तो ये है कि अक्सर इन्हें जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। और किसी चोरी का माल बरामद न होने पर, देखिए आप, किसी चोरी का माल बरामद न होने पर मीणाओं से उस माल की कीमत वसूली जाने लगी। कुछ लोग आपराधिक कार्य में संलग्न होने लगे। फिर जब अत्याचार होता है तो आदमी क्या बिफर जाता है ना, तो कुछ लोग जो है वो भी आपराधिक कार्य में संलग्न होने लगे। सरकार ने 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत 12 वर्ष से अधिक आयु के मीणा जाति के लोगों को प्रतिदिन समीप के थाने में अपनी उपस्थिति देने के लिए पाबंद किया। इस तरह का जो है वो किया जाने लगा जो चौकीदार मीणा थे उन लोगों पे, है ना। इन कारणों से मीणाओं में असंतोष फैल नहीं था। मीणा समाज में व्याप्त बुराइयों, जराइम पेशा, जराइम मतलब अपराध, आपराधिक गतिविधियाँ ना, जराइम पेशा जैसे कठोर कानूनों को हटाने एवं चौकीदारी प्रथा समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाया गया। तो फिर मीणा जनजाति ने आंदोलन किया, बोले कि यार क्यों रख रखा है, फिर हमको चौकीदारी मीणा हटाओ, चौकीदारी प्रथा भी समाप्त करो और फिर हम पे ये जो इल्ज़ाम वगैरह जो लगते हैं ये भी समाप्त करो। रोज़ कौन कौन थाने आके ये इस तरह से देगा। तो इस तरह के जो थे उसको सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए मीणा जनजाति ने आंदोलन किया। तो इस आंदोलन के फलस्वरूप आज़ादी के बाद सन 1952 में जाकर जराइम पेशा कानून समाप्त हुआ, है ना। ये जो लगा था ना आपका 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, तो ये सब खत्म हो गया ना। प्रजामंडल, प्रजामंडल का अर्थ है प्रजा का मंडल अथवा संगठन। राजस्थान में प्रजामंडलों में महत्वपूर्ण, ये प्रजामंडल शब्द देख के परेशान मत हो जाना। प्रजामंडल मतलब लोग संगठन बना लेते हैं ना, और अलग अलग रियासतों में अलग अलग जो बड़ी बड़ी रियासतें थी वहाँ पे किसी के नेतृत्व में, किसी की अध्यक्षता में लोगों ने बड़े बड़े संगठन बना लिए और अपनी बात रखने के लिए, अपनी भूमिका रखने के लिए जो भी एक तरह का मंच है ना, इसके माध्यम से लोग अपना बात रख पाते थे। उनका जो अध्यक्ष होता था, नेता होते थे, वो अपनी बात रखते थे। तो यही है प्रजामंडल। तो किस किस रियासत में कौन कौन से प्रजामंडल थे उसी के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन लोगों ने इसकी अध्यक्षता की है इस बारे में है ये। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा किसी स्थान पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी आरंभ हो सकता है जब वहाँ की जनता तैयार हो, यानी जनता का साथ मिलना जरूरी है। आप ये देखेंगे, जैसे बीच में बोलना नहीं चाह रहा था, जैसे 1857 की क्रांति हुई, नाना साहब, तात्या टोपे, झांसी की रानी वगैरह और भी बहुत सारे लोगों ने जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेज़ों की ईंट से ईंट बजा दी। पर आप गौर करना कि उस समय तक भी जो है ज़्यादातर जो है राजा महाराजे रानियाँ वगैरह ये लोग ही, क्योंकि इनका ही डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है अंग्रेज़ों पे था। कोई अंग्रेज़ जो है किसी के ज़बरदस्ती किसी राजा को अधीन कर रहे थे, किसी का राज्य हड़प रहे थे। आम लोग जो है इससे बहुत ज़्यादा छुए वगैरह नहीं थे,
तो सीधा इम्पैक्ट, जो सीधा टकराव था जो इन लोगों के बीच में हो रहा था। बाद में कालांतर में जाके जिस लोगों को समझ में आने लगा कि यार ये इनका जो है असर हम पे ही पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने अब राजा को अधीन कर लिया। राजा कर किससे मांगेगा? प्रजा से ही मांगेगा। तो धीरे धीरे प्रजा पे भी अत्याचार होने लगे, चाहे वो राजा के आदमी कर रहे हों, चाहे जागीरदार के आदमी कर रहे हों। पर वजह क्या है? वजह एक है अंग्रेज। तो लोगों को समझ में आने लगा और धीरे धीरे जो है ये आम आदमी भी इन आंदोलनों से जुड़ता गया। तो बाद में जब आप देखेंगे, जैसे महात्मा गांधी जी की क्या भूमिका है, महात्मा गांधी जी ने इसको एक आम आदमी का आंदोलन बना दिया। समझ रहे? आम आदमी का आंदोलन बना दिया। ये किसी अंग्रेज की, किसी राजा के खिलाफ ही लड़ाई नहीं है, हर आम हिंदुस्तानी की अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई है। समय लगा पर बाद में जब ये आम आदमी का आंदोलन बन गया, तब जाके फिर अंग्रेज़ों ने इसको समझ में आ गया कि अब हम यहाँ पे अपनी चौवन्नी नहीं चला सकते, है ना। तो ये जो हमारे महापुरुषों के बारे में पढ़ते हैं, वो कोई भी हो, मतलब कि सावरकर जी हैं, इधर से सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, महात्मा गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं, इन महापुरुषों का, इनके जो त्याग है उनका हमेशा हमको एहसान मानना चाहिए, हमेशा सराहना करनी चाहिए। लोगों की किसी भी तरह की बातों में नहीं आना चाहिए कि महात्मा गांधी जी ने ये किया, सावरकर जी ने ये किया। अरे हम अगर खुद को रख के सोचें वहाँ पे, तो इन लोगों ने तो अपनी जवानी, अपना पूरा सब कुछ लुटा दिया दूसरों के लिए, और हम केवल क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे फर्जी कमेंट्स पढ़ लेते हैं, व्हाट्सएप पे फर्जी बातें पढ़ लेते हैं। नेहरू जी ने ये किया, वल्लभ भाई ने ये किया, अम्बेडकर ने ये किया। तो इस तरह की बातों के प्रभाव में नहीं आना है। आप सोचिए कितने महान लोग रहे होंगे जिन्होंने मतलब कि पूरे समुदाय के लिए, पूरे देश के लिए, पूरी जनता के लिए इस तरह का पूरा अपना जीवन अर्पित कर दिया, मतलब कि, और हम केवल एक कुछ भी टुच्ची सी बातों के प्रभाव में आके इस तरह के कमेंट्स करने लग जाते हैं। करिए हमारे ऐसे चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, पर ये देखिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कितनी बढ़िया बात कही है कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी आरंभ हो सकता है जब वहाँ की जनता तैयार हो। जन आंदोलन के संचालन का दायित्व जनता को दिया और राजस्थान की विभिन्न रियासतों में प्रजामंडलों का गठन किया गया। हर रियासत में अलग अलग जो है प्रजामंडल या संगठनों की स्थापना की गई है ना। मारवाड़ प्रजामंडल, तो इसके अंतर्गत है मारवाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल। 5 प्रजामंडल है, इनके बारे में हम देखेंगे। जयनारायण व्यास ने जोधपुर में 34वें मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। भंवरलाल सर्राफ इसके अध्यक्ष बने। प्रजामंडल आंदोलन को गति देने के लिए 38वें रणछोड़ दास गट्टारी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ। ज़्यादा नहीं पूछा जाता है मारवाड़ प्रजामंडल किससे संबंधित है, किसने की इसकी अध्यक्ष स्थापना? जयनारायण व्यास ने। तो इसी तरह के कुछ पॉइंट्स हैं, है ना, इनको देखेंगे। जयपुर प्रजामंडल 31वें कर्पूरचंद पारगी व जमनालाल बजाज के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। ये राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। 36वें जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। जयपुर में चिरंजी लाल मिश्र के नेतृत्व में प्रजामंडल ने कार्य करना प्रारंभ किया और 38 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन हुआ। बाद में हीरालाल शास्त्री भी इसके अध्यक्ष बने। प्रजामंडल ने रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की। मनमाना शासन नहीं, उत्तरदायी शासन होना चाहिए, है ना, जो भी रियासत हो। मेवाड़ प्रजामंडल 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। माणिक्यलाल वर्मा की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रजामंडल में महाराणा पर अंग्रेजों से संबंध तोड़ने पर निरंतर दबाव डाला। भाई आप समझना बात को, किसान आंदोलन हो ही रहे थे, किसानों के साथ साथ लोग भी संगठित होने लगे, किसानों की मांगें मानी जाने लगी, लोगों को भी लगा कि उनकी भी मांगें मानी जाएगी अगर वो भी संगठन बना लेते हों। तो इस तरह से प्रजामंडलों का गठन होने लगा और जो है जो भी वहाँ के जो महाराणा हुआ करते थे या कोई भी जो भी शासक हुआ करते थे, उन पे अंग्रेजों से संबंध तोड़ने का दबाव बनाया जाने लगा। स्वतंत्रता के संघर्ष में प्रजामंडल की सक्रिय भूमिका रही है। कैसी सक्रिय भूमिका? डायरेक्ट भूमिका रही है। बीकानेर प्रजामंडल 1936 में मघाराम वेद व लक्ष्मणदास स्वामी ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। 30 जून 1946 को रायसिंह नगर में प्रजामंडल का खुला अधिवेशन आयोजित किया गया। कोटा प्रजामंडल अभिन्न हरि, तनसुख लाल आदि के सहयोग से नैनूराम ने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। कोटा में पंडित नैनूराम की अध्यक्षता में मई 1939 में प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ। कोटा प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने अन्य प्रजामंडलों की तरह भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया तथा उत्तरदायी शासन की मांग की, है ना।
इन सभी प्रमुख रियासतों के साथ पूरी राजस्थान के राज्य में भी प्रजामंडल आंदोलन की गतिविधियां समांतर संचालित की जाती रही। इन रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन से उत्तरदायी शासन के मध्य कड़ी के रूप में कार्य किया। अब प्रमुख जननायकों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर राज्य में, पहला ही एमसीक्यू पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। गोविंद गुरु का जो है किस जिले से संबंध किस जिले से है ना। गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर राज्य में एक साधारण बंजारा परिवार में हुआ था। ये दयानंद सरस्वती से बहुत अधिक प्रभावित थे। उन्होंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी मेवाड़, सिरोही, गुजरात और मालवा के बीच के पहाड़ी प्रदेश में रहने वाले आदिवासियों को संगठित करने का कार्य किया। 1903 में संप सभा की स्थापना की। संप राजस्थानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है संयुक्त का प्रेम, बंधुत्व। संप सभा के माध्यम से गोविंद गुरु ने आदिवासियों को शराब, मांस, चोरी, लूटपाट आदि से दूर करने का प्रयास किया। मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करने का संदेश दिया। गांव-गांव में स्कूल खोलने एवं बच्चों बूढ़ों को पढ़ाने एवं ज्ञान के प्रसार का संदेश दिया। रोज स्नान करने वो ईश्वर में आस्था रखने की बात कही। मतलब आदिवासी लोग जो हैं, देख रहे हैं आप किस तरह का जीवन बिताते थे, तो उनको जो है उन बुराइयों से मुक्त करके इस तरह का जीवन गुजारने का, इस तरह का जीवन देने का प्रयास इन्होंने किया। बहुत महान काम किया, है ना। अर्जुनलाल सेठी जी, इनका जन्म जयपुर में हुआ था। जयपुर में इन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। ये अंग्रेजी, पारसी, संस्कृत, अरबी और पाली भाषा के विद्वान थे। इनके वर्धमान विद्यालय में देश भर के क्रांतिकारियों को समुचित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था थी। सेठी धार्मिक शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को देश सेवा और क्रांति का पाठ पढ़ाते थे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी रासबिहारी बोस से संपर्क में आने के बाद राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संगठन करने का दायित्व श्री सेठी को सौंपा गया। अर्जुनलाल सेठी जी के बारे में कथन फेमस है कि अगर अर्जुनलाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से निकालेगा कौन, तो ये पूछा गया है। केसरी सिंह बारट राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का मतलब है ये, इसमें हिंसक गतिविधियों को भी इग्नोर नहीं करते थे। मतलब कि हिंसक गतिविधियाँ होती है, किसी अंग्रेज को मारना है, किसी की हत्या करनी है तो कर दो। जो देखते हैं ना, मतलब एक तो होता है वो लोग जो हिंसात्मक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, वो धरने प्रदर्शन वगैरह करते हैं, पर कुछ लोग रहते हैं कि नहीं, इस अंग्रेज ने हमारे फलान नेता को कैसे मारा है, कैसे कुछ किया, तो उसका बदला लेना है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो सशस्त्र क्रांति के अंतर्गत आती है। तो केसरी सिंह बारट राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के साथ जुड़े थे। केसरी सिंह ने राजपूताने के जागीरदारों एवं रईसों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया। उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर के राजघरानों पर उनका गहरा प्रभाव था। केसरी सिंह बारट ने चेतावनीरा चुंगटा नामक प्रसिद्ध सोरठ लिखकर मेवाड़ महाराणा को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सचेत किया। तो ये भी कई बार पूछा गया है। मतलब चेतावनी भरा वो एक यूँ मान लीजिए कुछ पैरे वगैरह लिखे कि आप इन अंग्रेजों से सतर्क रहिए, या आपके राज्य को खा जाएंगे, इस बारे में। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह गुजर था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ। इन्हें क्रांति के संचालन हेतु राजस्थान भेजा गया, परंतु क्रांति की योजना के असफल होने पर ये भूमिगत हो गए। बाद में विजय सिंह पथिक नाम से बिजली किसान आंदोलन का नेतृत्व किया और 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। विजय सिंह पथिक जी, है ना। इंटरनल संगठन हुआ करते थे। हर एक को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती थी कि आप वहाँ जाओ, वहाँ आपको ये कार्यकर्ता मिलेंगे और उनका नेतृत्व करो, है ना। इस तरह के संगठन हुआ करते थे। सेठ दामोदर दास राठी का जन्म पोखरण, मारवाड़ में हुआ। राष्ट्रीय चर्चाओं की ओर इनका बचपन से ही झुकाव था। खरवा के राव गोपाल सिंह से राठी की अंतरंग मित्रता थी। प्रथम महायुद्ध के दौरान रासबिहारी बोस और राजा महेंद्र प्रताप ने सारे देश में क्रांति की योजना बनाई थी। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना 1914 से लेके 1918-19 तक जो चला था, तो उस दौरान इन्होंने पूरे देश में क्रांति की योजना बनाई थी, क्योंकि अंग्रेजों का जो ध्यान था वो पूरा फर्स्ट वर्ल्ड वार की तरफ था, है ना। 21 फरवरी 1915 का दिन उसके लिए निश्चित किया। राजस्थान में अजमेर नसीराबाद की छावनी पर कब्जा करने की जिम्मेदारी खरवा के राव गोपाल सिंह और भूप सिंह को दी गई। इस योजना के लिए आर्थिक सहायता राठी ने उपलब्ध कराई थी। 1921 में राठी जी ने ब्यावर में आर्य समाज की नींव रखी। तो ये इनकी कार्य हैं।
ठाकुर जोरावर सिंह बारट, जो ये छोटे भाई हैं अब इनके केसरी सिंह बारट जी के, है ना। चांदनी चौक दिल्ली में, चांदनी चौक में लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने वाले रास बिहारी बोस के साथ ठाकुर जोरावर सिंह भी वहाँ उपस्थित थे। ठाकुर जोरावर सिंह ठाकुर केसरी सिंह बारट के छोटे भाई हैं, है ना, और अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह के चाचा थे। जो प्रताप सिंह, कुंवर प्रताप सिंह यानी कुंवर प्रताप सिंह बारट, ये केसरी सिंह बारट जी के पुत्र थे, है ना। तो जोरावर सिंह जी चाचा हो गए इनके। इनको पकड़ने के लिए कोटा सरकार एवं बिहार सरकार ने भारी इनाम की घोषणा की थी। लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने की घटना के बाद 27 वर्षों तक भूमिगत रहते हुए 1939 में इनकी मृत्यु हो गई। कुंवर प्रताप सिंह बारट, ये केसरी सिंह बारट के पुत्र थे। इन्होंने रास बिहारी बोस के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। प्रताप जोधपुर होकर आ रहे थे, तभी इनके परिचित आसानाड़ स्टेशन मास्टर ने अपनत्व का ढोंग रचते हुए इन्हें गिरफ्तार करा दिया। जयचंद हर जगह होते हैं ना। इन्हें बरेली जेल में भेज दिया गया और कठोर यातनाएं दी गई। साथ ही क्रांतिकारियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रलोभन भी दिए गए, लेकिन इन्होंने अपने साथियों के बारे में नहीं बताया। मतलब कितना कष्ट दिया होगा इनके साथियों का नाम पूछने के लिए, मगर इन्होंने किसी के बारे में भी नहीं बताया। इनके धैर्य और कष्ट सहिष्णुता के आगे CID के डायरेक्टर सर चार्ल्स क्लीवलैंड भी चकरा गए कि बोले यार कोई आदमी इतना मतलब कैसे हो सकता है, कैसे बर्दाश्त कर सकता है। ब्रिटिश सरकार की अमानुषिक यातनाओं का शिकार होकर बरेली जेल में ही अल्पायु में ही ये शहीद हो गए। राव गोपाल सिंह खरवा, राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का कार्य खरवा के ठाकुर राव गोपाल सिंह एवं विजय सिंह पथिक को सौंपा गया। अंग्रेजों को पता लग जाने के कारण क्रांति की योजना विफल हो गई। विजय सिंह पथिक व राव गोपाल सिंह को टाड़गढ़ में नज़रबंद कर दिया गया। कुछ दिनों पश्चात ही दोनों वहाँ से लापता हो गए। गोपाल सिंह सलेमाबाद में पकड़े गए और तिहाड़ जेल भेज दिए गए। सन 1920 में रिहा होने के बाद ये रचनात्मक कार्यों में संलग्न हो गए। रिहाई की सशस्त्र क्रांति का, राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जिम्मेदारी किन पे थी? इन लोगों पे थी, है ना। कितने मतलब किस तरह के लोग हुआ करते थे, है ना। तो ये है आपका बेगार बिना मजदूरी के बलपूर्वक कराए जाने वाला काम। सत्याग्रह, सत्य के लिए किया गया हट या आग्रह। लालबाग, जागीरदारा द्वारा अपनी जनता से लिया जाने वाला लागत कर और बेगार। चौरी कर, जनता से बेटी की सगाई पर जागीरदार द्वारा लिया जाने वाला कर। बेटी की शादी पे 5 रुपये कर लिया जाता था, तो ये चौरी कर कहलाता था। चेतावनी राज चूंटिया नामक प्रसिद्ध सोराटे लिखे थे। किसने लिखे थे? केसरी सिंह बारट ने। राजसभाई कृष्ण सिंह के समय में बिजोलिया की जनता से लागतें ली जाती थी, कितनी? 84 प्रकार की, ठीक है। मारवाड़ प्रजामंडल आ जाइए आप। जयनारायण व्यास। मेवाड़ प्रजामंडल आ जाइए आप। माणिक्य लाल वर्मा। जयपुर प्रजामंडल जमनालाल बजाज। बीकानेर प्रजामंडल मगाराम जी। और इधर कोटा प्रजामंडल पंडित अभिन्न हरि। भगत आंदोलन गोविंद गुरु द्वारा चलाया गया। 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक जी द्वारा की गई। तो ये है, ये महत्वपूर्ण है आपके। और चैप्टर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 2-3 बार पढ़िए, है ना। और जो भी आपके पॉइंट्स हैं और MCQ हैं वो ऑटोमेटिक निकल के आ जाएंगे। बाकी सब पे हमने डिटेल में बात की है, तो इसको और भी ध्यान से पढ़िए, है ना। और लगे रहिए अपनी रेट की तैयारी में, ठीक है। धन्यवाद।